गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने देखो पिछला जो वीडियो जो था उसमें अपने लोकसभा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। लोकसभा के बारे में देखो अपना जो चैप्टर था वो क्या था, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये अपना चैप्टर था। इनके बारे में अपने पढ़ रहे थे, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। देखो अपने इसमें संसद पढ़ चुके हैं कि संसद का गठन किस प्रकार से होता है, उसके कार्य कौन से होते हैं, कौन कौन से सत्र होते हैं, कितने अधिवेशन होते हैं, सारी चीज़ें अपने पिछले वीडियो में संसद के बारे में बात कर चुके हैं। इससे बाद में अपने लोकसभा, कल के वीडियो में अपने लोकसभा के बारे में अध्ययन किया था कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, कितने सदस्य होते हैं, उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कार्यकाल क्या होता है, ये सारी बातें अपने कल हो चुकी है। आज अपना जो वीडियो है वो है अपने किसके ऊपर, राज्यसभा के ऊपर। मतलब आज अपने किसकी चर्चा करेंगे, राज्यसभा की। देखो सबसे पहली बात तो करते हैं राज्यसभा के उल्लेख की, कि राज्यसभा जो है इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 80 जो है, इस अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। देखो संसद की बात कर ले, संसद का उल्लेख पूछ ले तो 79 में, लोकसभा की बात कर ले तो 81 में, और राज्यसभा की अगर बात कर ले तो राज्यसभा का है 80 में। मतलब याद करने का भी देखो सीधा सा तरीका है, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। इस प्रकार से अपने इनको याद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यसभा जो है इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। देखो राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा को अपने उच्च सदन, राज्यों का सदन, राज्यों का सदन और स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। देखो अपने लोकसभा पढ़ा था, लोकसभा में इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे उच्च है वो कौन सा हो गया, निम्न, ये राज्यों का सदन है, ये जनता का सदन हो गया, ये स्थायी सदन है, ये कैसा हो गया, अस्थायी सदन हो गया। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो उपनाम है, अन्य नाम है, इनमें क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल उल्टे हैं। अपने राज्यसभा जो है इसको उच्च सदन, अपने राज्यों का सदन और स्थायी सदन। देखो राज्यों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सदन जो है वो कभी भी भंग नहीं होता। जबकि अपने लोकसभा पढ़ा था, लोकसभा ऐसा सदन था जिसको राष्ट्रपति की द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से क्या कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं, और ऐसा अब तक राष्ट्रपति लगभग 8 बार कर भी चुका है। तो इस कारण से अपने राज्यसभा क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या, देखो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। अपने पढ़ा था पहले लोकसभा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते थे, 552, जबकि यहाँ पे अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250। अब ये 250 हो तो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं। जैसे अपने लोकसभा में वर्तमान में कितने हैं, 545 है ना, वैसे इनमें कितने हैं, 245। मतलब दोनों में 45 है, बस इतना ध्यान रखना है, 300 का गैप है दोनों में। अब ये 245 सदस्य जो है वो कहाँ से निर्वाचित होते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, किस राज्य से कितने चुने जाते हैं वो देखते हैं। देखो 245 सदस्यों में से अपने जो राज्य हैं उन राज्यों से तो चुने जाते हैं 229 सदस्य, विभिन्न राज्यों से 229। जो अपने संघ शासित क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, इनसे चुने जाते हैं 4 सदस्य, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो कितने हैं, 12 सदस्य। देखो राज्य से कितने चुने जा रहे हैं, 229। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपने जो 28 राज्य या 29 राज्य जो है उन राज्यों से अपने 229 सदस्य जो है वो विधानसभा में निर्वाचित होते हैं या चुने जाते हैं। और 4 सदस्य जो है वो संघ शासित क्षेत्रों से, संघ शासित क्षेत्र कौन से, केंद्र शासित प्रदेशों में से। अब देखो 4 कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, एक तो दिल्ली और एक
पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी इसको अपने प्राचीन समय में पांडिचेरी बोलते थे, उसी का नया नाम क्या है, पुद्दुचेरी है, पुद्दुचेरी। यहां से 4 सदस्य हो गए और 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है। देखो अपने लोकसभा पढ़ा था, उस लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर रहा था, 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन जिनको अपने बोलते हैं। यहाँ पे कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य। अब ये जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है ये कौन होंगे, देखो ये 12 सदस्य वो होंगे जिन्होंने कला, साहित्य, समाज सेवा, खेलकूद, इन क्षेत्रों में मतलब जिस व्यक्ति ने अभूतपूर्व योगदान दिया है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। देखो अपने जैसे सचिन तेंदुलकर कौन से संबंधित हो गया, खेल से संबंधित हो गया, उसको राज्यसभा में मनोनीत किया था। तो इस प्रकार से इन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान है, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने कोई अभूतपूर्व योगदान दिया हो, अभूतपूर्व कार्य किया हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ मनोनीत किया जाएगा, राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। और मनोनीत करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। अब देखो यहाँ पे 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से। तो ये अपने जो सीटें हैं ना, इन सीटों के आवंटन का उल्लेख कई बार पूछ लेते हैं। इस बात का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है कि किस राज्य से कितने हैं, कैसे चुना जाएगा, क्या सिस्टम होगा। तो देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सीटों के आवंटन का उल्लेख जो है वो अपने कौन सी अनुसूची में है, तो संविधान की कौन सी अनुसूची में है, 4थी अनुसूची में है। अपने राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख संविधान की 4थी अनुसूची में है। देखो अपनी अनुसूचियाँ कितनी है, टोटल 12 है संविधान में, और 12 में से 4थी अनुसूची जो है वह राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख करती है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाते हैं। सबसे पहली बात देखो, लोकसभा में जिस राज्य से सबसे ज़्यादा सदस्य चुने जा रहे हैं ना, राज्यसभा में भी उसी राज्य से सबसे ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से थे, कल आपको बताया था। कहाँ से है सर्वाधिक सदस्य, सर्वाधिक सदस्य देखो लोकसभा में थे यूपी से, तो राज्यसभा में भी कहाँ से है, यूपी से है। यूपी से राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुना जाता है, 31 सदस्यों को चुना जाता है। कल अपने राजस्थान की बात की थी, राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य थे, तो राजस्थान से लोकसभा में तो 25 है, लेकिन राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य चुने जाते हैं। सबसे ज़्यादा सदस्य पूछ ले कहाँ से, यूपी से 31, राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10। और सबसे कम पूछ ले, देखो सबसे कम पूछ ले तो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में ध्यान रखना। जो पूर्वोत्तर साइड के जो अपने राज्य है ना, जैसे अपने गोवा है, एक तो मणिपुर है, खास तौर से पूर्वोत्तर, मेघालय है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से राज्यसभा में कितने तो सदस्य चुने जाते हैं, 1-1 सदस्य चुने जाते हैं। गोवा है, मणिपुर है, मेघालय है, इन राज्यों से राज्यसभा में 1-1 सदस्य चुने जाते हैं। ये हो गई अपने सदस्यों की बात। अब बात करते हैं इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, इन सदस्यों का निर्वाचन या इनका चुनाव जो है वो कैसे होता है। देखो इन सदस्यों का चुनाव जो है वो अपने राज्य की जो विधानसभाएं होती है, राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अपने जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं। तो ये 200 सदस्य जो है ना, वो ही कितने सदस्यों का चुनाव करेंगे, 10 सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन सी पद्धति द्वारा, कौन सा तरीका है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब देखो जिसमें जनता डायरेक्ट चुनाव में भाग लेती है, डायरेक्ट चुनती है। जैसे लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वह तरीका कौन सा है, प्रत्यक्ष, और राज्यसभा में चुना जाता है वो कौन सा है, अप्रत्यक्ष। मतलब जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है जिन चुनाव में, वो तो कौन सी हो गई,
प्रत्यक्ष, और जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वो चुनते हैं, तो वो प्रणाली कौन सी हो गई? अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं योग्यताएं। योग्यताएं मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। देखो, अपने पिछला वीडियो जो था अपने लोकसभा का था, लोकसभा की जो योग्यताएं है वही राज्यसभा की योग्यता है, सिर्फ एक डिफरेंट है और वो है उम्र का। देखो, सबसे पहली योग्यता तो होगी कि वह व्यक्ति जो है वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि उस व्यक्ति की या वह व्यक्ति जो है वो सरकारी सेवा में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये अपने कल बात कर चुके हैं इनकी। अब अंतर जो आता है वो इस योग्यता में है, लोकसभा और राज्यसभा की जो योग्यताएं हैं अंतर इसमें है। इसमें उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि कल अपने लोकसभा पढ़ा था, लोकसभा में उम्र कितने वर्ष थी? कम से कम 25 वर्ष। देखो, यही अंतर है इनमें। यही पूछते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। बाकी लगभग सा सेम ही है, छोटा मोटा चेंजिंग है। इसमें उम्र लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में कितनी है? 30 वर्ष है। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। कार्यकाल देखो, अपने लोकसभा जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा को अपने क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहता है। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जबकि अपने लोकसभा है वो कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। उसको अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको भंग किया जा सकता है, और भंग करने के लिए सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। और भंग करता कौन है? राष्ट्रपति। जबकि राज्यसभा जो है वो कभी भी क्या नहीं होती? भंग नहीं होती। यह स्थायी सदन है। वहां पे देखो, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल था 5 वर्ष और यहाँ पर कितना है? 6 वर्ष। लोकसभा के राज्यसभा कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? 6 वर्ष। देखो, अब यहाँ पे सिस्टम क्या है वो देखना। यहाँ पे क्या होता है? प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य जो है वो क्या हो जाते हैं? स्वतः ही हट जाते हैं। ऐसा प्रावधान किया है कि हर 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य हट जाएंगे और उनके स्थान पे 1/3 दूसरे सदस्य आ जाएंगे। यह सिस्टम यहाँ पर अपने चलता है। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बात करते हैं अपनी। देखो, दोनों को एक प्रकार से अपने कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो शायद ये अच्छी तरह से अपने को याद हो जाएंगे। अपने सदस्य हो गए, इनकी योग्यताएं हो गई, सदस्यों का निर्वाचन हो गया, इनका उल्लेख हो गया, इनके कार्यकाल की बात कर ली। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसी प्रकार से राज्यसभा का भी क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। देखो, राज्यसभा का भी एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष को तो बोलते हैं सभापति। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सभापति, और उपाध्यक्ष जो होता है उसको बोलते हैं उप सभापति। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है अपने। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको तो अध्यक्ष ही बोलते हैं, उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा उसको क्या बोलेंगे? सभापति। और उपाध्यक्ष को क्या बोलेंगे? उप सभापति। अब बात करते हैं कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है। देखो, संविधान का आर्टिकल 89 अनुच्छेद 89 यह कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। मतलब भारत का जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति जो है वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। अब देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना।
अपने लोकसभा पढ़ा था कल, उसमें लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो सदस्य अपने में से ही करते थे। लोकसभा के जो सदस्य होते थे वो अपने में से ही एक व्यक्ति को क्या बनाते थे? लोकसभा का अध्यक्ष बनाते थे। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष बनने से पहले वह व्यक्ति भी क्या होता था? एक सदस्य होता था। और सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम उम्र कितने वर्ष होती थी? 25 वर्ष। अरे पहले तो ये क्या बनेगा? सदस्य बनेगा। सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष थी। फिर उस व्यक्ति को अपने में से क्या बना, फिर वही व्यक्ति जो है वो मान लो क्या बन जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा। तो उम्र तो उसकी कितने वर्ष की थी? कम से कम 25 वर्ष। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र तो कम से कम कितने वर्ष है? 30 वर्ष। लेकिन ये जो अध्यक्ष है ना, इस अध्यक्ष के लिए उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो कहने का मतलब हो गया कि राज्यसभा का सभापति जो है उसकी न्यूनतम उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर पूरे सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष है? 25 वर्ष। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगली बात करते हैं। अगली मेन बात, यह व्यक्ति जो होता है ना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो कभी भी ध्यान रखना राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। जबकि ये लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? लोकसभा का क्या होता है? सदस्य होता है। ये भी यहाँ पे एक अंतर है। लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा? जो लोकसभा का सदस्य होगा वही लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा का जो सभापति है, वह कौन बनेगा? जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है वह व्यक्ति, अर्थात कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कभी भी ध्यान रखना राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यह आता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सभापति की बात कर ले तो सभापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वेंकैया नायडू। ये वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति है और यही वर्तमान समय में क्या है? भारत के राज्यसभा के सभापति भी है। अब दूसरा बिंदु आता है अपने उपसभापति। उपसभापति जो होता है इसका चुनाव जो है वो सदस्य अपने में से ही करते हैं। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 245 सदस्य जो होते हैं वो 245 सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को क्या चुन लेंगे? उपसभापति चुन लेंगे। तो यहाँ पे देखना उपसभापति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी हो गई? 30 वर्ष। क्योंकि ये तो सदस्य में से चुना जाएगा और सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष है? 30 वर्ष। जबकि उप सभापति बनने के लिए कितने वर्ष हो गई? 35 वर्ष। क्यों? क्योंकि ये कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि राज्यसभा के उपसभापति का प्रमुख कार्य क्या है? देखो प्रमुख कार्य क्या है? अपने भारत का होता है राष्ट्रपति। सपोज करो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र दे दे या उसको हटा दे, एनीवन कोई भी कंडीशन हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली होने वाला है, तो वह ध्यान रखना जब राष्ट्रपति हट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको हटा दिया जाता है, उस समय राष्ट्रपति की सीट पे कौन बैठता है? उपराष्ट्रपति बैठता है। कहने का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। जब तक चुनाव नहीं होंगे ना तब तक कौन बैठा रहेगा? उपराष्ट्रपति बैठा रहेगा। और यह भी अंतिम कितना समय तक? लास्ट 6 माह तक बैठा रहेगा। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होंगे और एक नया राष्ट्रपति आके यहाँ पे बैठेगा। फिर उपराष्ट्रपति वापस कौन सी सीट पे चला जाएगा? राज्यसभा के सभापति की सीट पर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर उपराष्ट्रपति यहाँ पर आ जाता है ना, तो ये सभापति का पद खाली हो गया। उस समय जो है उपसभापति जो है वो सभापति की भूमिका अदा करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इनके जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? देखो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। देखो यहाँ पे एक चीज और देखना, आपने कल अपने पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष, कल अपने बात की थी लोकसभा अध्यक्ष की,
और उपाध्यक्ष की कल के वीडियो में। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो त्याग पत्र कैसे देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, मतलब अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, जबकि यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र उपसभापति को नहीं देगा, जो सभापति जो है वो उपसभापति को नहीं देगा। यहाँ पे जो सभापति जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। ये भी यहाँ पर एक अंतर है। कोई कई बार पूछ ले क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो भारत के राष्ट्रपति को, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो किसको सौंपता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अब देखो शपथ की बात करते हैं, देखो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, इनको एमपी कहते हैं, अपने सांसद होते हैं। तो सांसद जितने भी सांसद हैं उन सभी सांसदों को शपथ दिलाने का कार्य जो है वो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती है। अब इसमें एक पॉइंट और है अपने कोरम या गणपूर्ति। देखो कोरम या गणपूर्ति क्या होती है। कोरम या गणपूर्ति का मतलब है न्यूनतम सदस्य संख्या। देखो किसी भी सदन की बात कर लो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों ही सदनों की कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई चलाने के लिए, सम्मेलन होने के लिए एक न्यूनतम कोटा निश्चित किया गया है कि इतने सदस्य तो कम से कम होने ही चाहिए। उसी को अपने क्या कहते हैं, कोरम या गणपूर्ति। और वह कोरम या गणपूर्ति कितने मानी गई है, 1/10। कहने का मतलब है कि 10% सदस्य उपस्थित होंगे तभी इन सदनों का सम्मेलन हो सकता है, इनकी कार्रवाई चल सकती है, अन्यथा नहीं। अब 1/10 के अकॉर्डिंग बात करें अपने, जैसे लोकसभा जो थी, लोकसभा में तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 55, 1/10। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का 1/10 कितने सदस्य हो गए, 25। कहने का मतलब हो गया कि लोकसभा में गणपूर्ति 55 सदस्य और राज्यसभा में गणपूर्ति जो होगी वो कितनी होगी, 25 सदस्य। तो ये था बच्चों अपने राज्यसभा। अपना ये चैप्टर जो है वो एक प्रकार से कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में आपके किसी के भी बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वह मेरे को कमेंट कर सकता है या कॉल के माध्यम से बात कर सकता है, ठीक है। कल का अपना जो वीडियो होगा वो अपना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका, जिसमें अपने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। कल अपने राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। ये अपने कंप्लीट हो चुका है। ओके, दैट्स ऑल।